शहर में अभी जो मुसीबत आई है जन्म दाखिले की, अगर उसमें शहर के लिए जो हमारी ख्वातीन, जो हमारे मर्द हजरात परेशान है, तो उनके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और आसिफ शेख रशीद साहब की इस्लाम पार्टी काम कर रही है। मालेगांव शहर में इससे पहले भी जब 12 नवंबर का मामला आया, उस वक्त भी अगर शहर में किसी ने काम किया तो यही आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने काम किया था। आप देखिए, अभी हम पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कैडेट सुमैया को हमने मालेगांव में लाए हैं। अरे भैया, अगर हमने मालेगांव में इनको लेकर आए हैं तो तुम्हारे पास पावर है, तुम शहर के एमएलए है, तुमने क्या किया? भिवंडी में रईस शेख जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, एक मरतबा कैडेट सुमैया भिवंडी में गए, दूसरी मरतबा आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक कैडेट सुमैया जो है भिवंडी शहर में नहीं गए। आज रईस शेख समाजवादी पार्टी के अपोजिशन पार्टी के एमएलए है, समाजवादी पार्टी के भी सिर्फ 2 एमएलए थे, लेकिन जब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैडेट सुमैया शहर में आने से रोक सकते हैं तो मालेगांव शहर के एमएलए क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वो रोकना ही नहीं चाहते, उनको ये माता ही नहीं है कि एमएलए की क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हम पर ये इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस जो है वो हमारे बोलने पर काम करती है। अभी पिछले हफ्ते या पिछले महीने में जब कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से हमारे वर्कर्स पर हमला होता है, जान लेने की कोशिश की जाती है, तो उस पर हमारे शहर के एमएलए साहब, जिनको पूरी बात पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि एक पार्टी के ऊपर पुलिस 307 का केस लगा लेती है। आमतौर पर जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट आता नहीं है तो पुलिस दूसरे केस में 307 की कलम नहीं लगाती, लेकिन एक पार्टी पर 307 की कलम लग गई और दूसरी पार्टी पर सर्टिफिकेट आने के बाद भी आज तक 307 की केस नहीं लगी। तो मैं एमएलए साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि उस झगड़े में हमारे जिन लोगों पर हमला किया गया, उनके सर के ऊपर हमला किया गया, और कायदे के कानून के हिसाब से अगर जिस्म के कोई ऐसे हिस्से पर हमला किया जाता है कि जिस पर लगने से किसी की जान जा सकती है, जिसे मेडिकल लॉ की जबान में कहा जाता है वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी, तो हमारे 2 इंजर्ड ऐसे थे जिनके सर पर हमले किए गए। हमारे एक इमरान झोपे, जिनके सर पर 3 फ्रैक्चर आए थे, ग्रीवियस इंजरी आई थी, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी और इसके वजह से पुलिस ने 307 की केस लगाई थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 307 की एफआईआर रजिस्टर होने से पहले पुलिस को एडवांस सर्टिफिकेट मिल चुका था, क्योंकि सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें 3 से ज्यादा फ्रैक्चर थे। इसके लिए पुलिस ने 307 की केस नहीं लगाई। दूसरी तरफ कहा जाता है कि दूसरी पार्टी के लोगों के ऊपर ग्रीवियस सर्टिफिकेट आने के बाद भी 307 की कलम नहीं लग रही। तो मुफ्ती साहब, आप मालूमात ले लीजिए कि सिविल हॉस्पिटल में जब सामने वाले पार्टी के लोग एडमिट हुए हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में पैदल चल के जा रहे हैं, उनके पूरे जिस्म पे कहीं कोई जख्म, कहीं कोई मार नहीं था। वो वहां से रब्बानी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने किसी तरीके की कोई जख्म या मार वगैरह नहीं था। और जो सर्टिफिकेट उन्होंने लेकर आए हैं ग्रीवियस का, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, डॉक्टर वैद्य से बोगस सर्टिफिकेट पैसे दे के लिए गए और वो बोगस सर्टिफिकेट को ग्रीवियस बताकर हमारे लोगों के ऊपर झूठी 307 की केस दाखिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि जहां उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में पेट पे मार लगने के बाद बताई है, न एफआईआर के अंदर ये बात बताई थी, न रब्बानी हॉस्पिटल में ये बात बताई थी, जिसकी वजह से सिविल हॉस्पिटल और रब्बानी हॉस्पिटल का सिंपल सर्टिफिकेट था और हमारे ऊपर एक 324 और 394 की एक बोगस कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई है कि हमने उनके पैसे निकाल दिए। इस अतराफ के जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे उस वक्त, वो सब जानते हैं कि हमला किसने किया और किसने मारा, और बात करते हैं कि हमारे दबाव में पुलिस काम कर रही है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वक्त भी, अगर ये जात बिरादरी के, या कोई कहता है कि 25 साल से मेरा राज है, अगर इस बातों पर आप रह गए तो आने वाले 5 साल में फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सेकुलर पार्टी का मेहर बिठाइए, इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर में जो फिरका परस्त लोग आके बार बार तकलीफ देते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम बिना पावर के जब उनसे लड़ रहे हैं, पावर हमारे पास आएंगी तो इससे ज्यादा हम हमारे शहर के लिए काम करेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये ज़र्ब भी देखा है
तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अस्सलाम वालेकुम। वो बावकार हाजरीन, वक्त तो बहुत कम है। मैं चंद मिनट में कुछ बातें आप लोगों के गो से गुजार करने की कोशिश करूंगा। अभी आप राहिल हनीफ साहब को सुन रहे थे। इस वार्ड में जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, उनमें से चंद लोगों का उन्होंने नाम लिया। ये वार्ड ऐसा वार्ड है कि यहाँ का एक एक बच्चा अल्लाह के फजल व करम से सूझबूझ रखता है। हर मामले में, कारोबारी मामलात हो, मजहबी मामलात हो, या गली मोहल्ले के कुछ हालात पे बात करना हो, तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस वार्ड के एक एक बच्चे को अल्लाह ने ये सलाहियत अता फरमाई है। यकीनन इस वार्ड में, यहाँ करीब में दारुल उलूम खानका अशरफिया है। अल्लाह ने कुछ दिन मुझे वहां का काम करने की, खिदमत करने का मौका दिया। वहां का मैं नायब मोहतमिम था और आज भी वहां से जुटा हूं। यहाँ हुसैनी मस्जिद तो है, तमाम मसलक और अकायद की मस्जिद है। तमाम मसलक, अकायद और बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इस वार्ड को ये एजाज हासिल है कि यहाँ दो अजीम खानकाहों के बुजुर्गों ने इस वार्ड की रहनुमाई की है। एक आजमगढ़ के मौलाना इसरारुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह और खानका अशरफिया में सैयद मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन बुजुर्गों ने ऐसी तरबियत इस वार्ड के की है कि यहाँ मुअज़्ज़िज़ बावकार, बाइज्जत, बासलाहियत रहते हैं। जब मैं मदरसे का मोहतमिम था तो इसाक सेठ अंडे वाले से अक्सर मैं कहता था कि किसी मोहल्ले में चले जाओ तो अक्सरियत से उनके मकान पर टीवी का चैनल दिखता है, लेकिन वह ये दीनदारों का मोहल्ला है कि यहाँ किसी के घर पर टीवी का चैनल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये मुअज़्ज़त वकार वालों का मोहल्ला है। यहाँ जबान में मिठास होती है, यहाँ प्यार बांटा जाता है, यहाँ लोगों को इज्जत दी जाती है। यकीनन सोबताई बच्चाओं से मैं 100% मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि उसके चुनाव के बाद से हमारे शहर में इस तरह का जुल्म आया है और उसने क़यादत का कोई हक अदा नहीं किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस वार्ड के रहने वालों से कि बताओ कि अगर हमारा नुमाइंदा, अगर कारपोरेशन में हमारा क़यादत करने वाला इस वार्ड का आदमी शोभाताई को माँ बहन बेटी की गाली देता है, तो क्या हम इस वार्ड को बदनाम नहीं कर रहे? मेरे अजीज दोस्तों, यही वो शख्स है। मैं किसी सी जातियात पे बोलना नहीं चाहता। वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं 2 टिकट मांगते हैं। अगर हजरत बोलते हैं कि 1 टिकट दूंगा तो बोले पुरनी बना के, ये जबान है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें ऐसे आदमी को अपना कायद बनाना है जिसके अंदर सियासी सूझबूझ भी हो और जबान में मिठास भी हो। मेरे अजीज दोस्तों, एक लीडर होता है जैसे मोहम्मद मुस्तकीम डिक्नेडी शान हिंद साहिबा। अब ये जिसको टिकट देंगे तो उसका कान उमेट सके और उससे काम वार्ड का करवा सके, ऐसे को ये टिकट देंगे। हजरत भी ऐसे को टिकट देना चाहिए, शेख आसिफ साहब को ऐसे को ही टिकट देना चाहिए। लेकिन बताओ कि उसका दबदबा कैसे होना चाहिए? ऐसा कि कारपोरेशन का चपरासी रोक दे, ऐसे के मातहत काम करने वालों की बेसात क्या होगी जिसे कारपोरेशन का चपरासी रोक दे। बताओ कि मौलाना को कारपोरेशन का चपरासी रोका या नहीं रोका? जो अपने कारपोरेशन में जो चपरासी है
उसके ऊपर दबदबा नहीं बना सके तो हमारे शहर की क़यादत के लिए वो क्या काम कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर कौम पे मुसीबत आती है, कौम से गलती होती है, हमारे बच्चों से गलती होगी, तो लीडर का काम होता है कि उसको कैसे क्या बचाया जाए। एक बच्चा ईदगाह ग्राउंड में जाके फलस्तीन का परचम लहराता है तो हजरत बोलते हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारी सियासी क्या आदत है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेडी किला झोपड़पट्टी का मामला हो, जन्म दाखिले का मामला हो, दवाखाने का मामला हो, बिजली का मामला हो, एक रुआब और दबंग से, दबदबे से काम करवाने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें हर महाज पे कामयाब करना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि यार असेंबली इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिली, हम मान रहे हैं कि वोट नहीं मिली। वोट लेने वाले क्या कर रहे हैं और जिनको वोट नहीं मिली वो क्या कर रहे हैं, इस पे इस वार्ड के लोगों को सोचना चाहिए। किला झोपड़पट्टी हो या सिविल हॉस्पिटल हो या कोई भी मामला हो, हर मामले में काम करने वाले समाजवादी पार्टी के ये लीडरान हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, कि हमें इस इलेक्शन में ऐसी कामयाबी हासिल करना है कि नदी के उस पार की बैसाखी का सहारा हमको नहीं लेना पड़े। वरना याद रखो, मालेगांव की तारीख में जिस तरह पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ जन्म दाखिला नाम की गलती की वजह से हमारी कौम की बेटियां जेल में बंद हुई है, तो इसी तरह ऐसा होगा कि इस मर्तबा आपके अपने कारपोरेशन में मियार कोई बैठेगा तो नदी के उस पार बैठेगा, नदी के उस पार का बैठेगा। ऐसी साजबाज हो चुकी है। आज की तारीख में आप लिख लो, अगर ऐसा हुआ तो याद रखो हमारी आने वाली नस्ल हमसे पूछेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस इलेक्शन में जो भी समाजवादी पार्टी एक प्रोग्राम देगी, जरूरत पड़ी तो हम ऐसे लोगों को साथ भी लेंगे जो अवाम के साथ हम सब मिलकर अवाम का काम कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग को आपको कामयाब करना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सदर साहब, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और घरों में बैठी मेरी माएँ बहनें और प्यारे बच्चों, अपनी बात मैं इस शेर के साथ शुरू करूंगा कि इश्क इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। अजीज दोस्तों, आज इस इलाके में जहां मीटिंग रखी गई है, ये इलाका सिराज चौक, चूना भट्टी, राजानगर, बेलबाग, खुशामदपुरा, इन तमाम इलाकों पर मुश्तमल ये वार्ड है। इस वार्ड के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो इस इलाके के अंदर, इस वार्ड के अंदर मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब जैसे अजीम रहनुमा, अजीम एक कायद इस वार्ड में जन्मे हैं। और अगर मैं आगे कहूं, इस वार्ड में मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों ने जन्म लिया है। और अगर आगे मैं कहूं, इस वार्ड में मुअल्लिमे हुज्जाज जिन्हें कहा जाता है वो है मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब। इसी के साथ साथ इस वार्ड में सुहेल मालेगांवी जैसे अजीम शायर, इसी के साथ साथ नासिर मालेगांवी जैसे अजीम शायर ने इस वार्ड में, इस इलाके में जन्म लिया। इस वार्ड में साबिक सदर बल्दिया शब्बीर सेठ साहब का मकान है।
इस वार्ड में एक मुजाहिदे आजादी का भी घर है। मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड के अंदर एक वक्त था जब निहाल अहमद साहब की तोती बोला करती थी, मगर हालात बदले, दिन बदले, मजहबी सियासत के नाम पर लोगों को वर्गला कर वोटें ली गई और उन वोटों के बदले में क्या दिया गया? हेंगा। इस वार्ड के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो इस वार्ड के अंदर हम देखें कि तमाम बिरादरी, तमाम मसलक के लोग इस वार्ड में बसते हैं। इसकी मिसाल देखिए, हमारे शिया भाई यहाँ हमारे साथ में बैठे हैं। थोड़ा पीछे जाएं तो बोहरा समाज के लोग बसते हैं इस वार्ड में। इसी वार्ड से लगकर इमाम बाड़ा है, इसी वार्ड में बोहरा गली है, इस वार्ड में शेख, सैयद, खान, पठान, अंसारी, मोमिन, जुलाहा, तमाम बिरादरियों के लोग यहाँ बसते हैं। इस वार्ड के अंदर एक बड़ी सुन्नी मस्जिद है। मैं समझता हूँ इस वार्ड के अंदर गुरबैद मस्जिद है, जो मालेगांव शहर की दूसरी मस्जिद है। अगर मैं कहूं कि ये इलाका कदीम मालेगांव को बसाने वाला इलाका है तो ये गलत नहीं होगा। ये इलाका मालेगांव शहर की पहचान है, ये इलाका मालेगांव शहर की मिली शनाख्त है। ये इलाका अपने आप में एक मुजाहिदाना किरदार अदा करता है। मगर अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि इसी वार्ड में रहने वाला, इस वार्ड में अवामी वोटों से चुनकर आने वाला अवामी नुमाइंदा जब मुशावरत चौक में खड़ा होकर कहता है कि साहब तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो यकीनन हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि ऐसे मुजाहिदाना वार्ड के अंदर ऐसे बुज़दिल और बेकार लोग जन्मे हैं। मैं शहर की सुलझी हुई आवाम से सवाल करता हूं कि जब हम ये सुनते हैं नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों से, बीजेपी के अंध भक्तों से कि 1000 रुपया लीटर पेट्रोल डालेंगे और मोदी को ही वोट देंगे, बुरा लगता है ना, दिल दुखता है ना कि इन अंध भक्तों की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। तो तब हमको बुरा क्यों नहीं लगता, तब हमारा कलेजा क्यों नहीं फटता जब एक अवामी नुमाइंदा अपने से बड़े वाले अवामी नुमाइंदे के ताल्लुक से ये कहता हो कि साहेब तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होना तो ये चाहिए कि कॉलर पकड़कर खींच के मारना चाहिए उसके कान के नीचे जमहूरी ढंग से। इस नारे की ना शरीयत में कोई गुंजाइश है, ना ही डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई गुंजाइश है। अभी मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि समाजवादी के एक धरना हुआ था, उसमें भीख मांगो आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन के या धरने के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि धरने और मुजाहिदा करके, तहरीकें चला के गांधी जी जैसे लोगों ने, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों ने और इस देश के अजीम रहनुमाओं ने इस देश को आजादी दी, तो धरने देकर और आंदोलन करके हमारे मसाइल हल किए नहीं जा सकते हैं। इस पर हमारे शहर के एमएलए कहते हैं कि धरनों से क्या होगा। इनडायरेक्ट तरीके से आप गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को गलत ठहरा रहे हैं। धरने दे देकर तो हमने इस देश को आजाद कर दिया, तो सिविल हॉस्पिटल में दवा गोली किस खेत की मूली है। आज मैं समझता हूं यहाँ बैठे ज्यादातर नौजवान हैं। नौजवानों ने कभी सोचा है कि हमारे असल मसाइल क्या हैं? आपके लिए एक अच्छा कॉलेज नहीं है, आपके लिए एक सरकारी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपके लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है। आपको याद होगा सिर्फ खेल के ऊपर से एक बार कोई मामला पेश आ गया था ईदगाह ग्राउंड पे, यही बैठे हैं मोहतरमा शान हिंद साहबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, इन्होंने जाकर उन मसाइल को हल किया। और तेरा मेरा रिश्ता क्या का नारा लगाकर नौजवानों से तालियां बजवाने का काम किया जाता है और नौजवानों को पलट के क्या दिया जाता है? ठेंगा। हम सब इस बात को हमें समझना होगा, हर कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं। हमारे नौजवानों के लिए हमारे नुमाइंदे ने क्या दिया? असेंबली का सेशन खत्म होता है, कॉरपोरेशन में आके राउंड टेबल मीटिंग लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि हमने ये मसाइल पर मीटिंग ली,
जो सबसे हॉट इशू, जो सबसे अहम मुद्दा था, उसको आखिरी में रखा जाता है और मीडिया वालों से और अपने साथियों से पूछा जाता है कि आखिरी मुद्दा क्या था। सेशन में, असेंबली के सेशन में जन्म दाखिले के ताल्लुक से नुमाइंदगी सिफर। जब इनसे नुमाइंदगी का सवाल होता है तो ये कहते हैं वो रोड और वो फलाना रोड, और हमने वो आई मरी माता से वहां तक रोड बनवाया, शहर के अहम रास्तों को हमने बनवाया। माजी में ये कहते थे रोड और गटर और रास्ते बनाना एक एमएलए का काम नहीं है। तो सवाल ये आता है कि आखिर एक एमएलए का काम क्या है? बताइए आप, एक एमएलए का काम क्या होता है? एमएलए कानून साज असेंबली का मेंबर होता है, जहां कानून बनाए जाते हैं और बने हुए कवानीन में तरमीमात की जाती है। पिछले 10 साल और अभी का 1 साल, इन 11 सालों में कई बार तरमीमात का बिल आया, नए नए कवानीन पे बात हुई। तब एमएलए साहब कहां थे? इन्होंने एक बार भी अगर अपनी बात रखी हो तो बताओ, एक बार इन्होंने कोई भी ऐसे कानून के ताल्लुक से असेंबली हॉल में बात नहीं की। कुत्ता गोली जैसे अल्फाज का असेंबली हॉल के अंदर ना इस्तेमाल किया जाता। बताइए आप, हमारे मसाइल पर कभी इन्होंने बोला असेंबली के अंदर? एक लफ्ज नहीं। दूसरों के कहने पर किसी और के ताल्लुक से दुश्मनी को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया। आज शहर का नौजवान पूछ रहा है इनसे, हर कौम का मुस्तकबिल नौजवान होता है, हमारे नौजवानों को नुमाइंदे की तरफ से क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर मुंबई, बेंगलोर, पूना, बड़े सिटीज में जा रहे हैं, बड़े सिटीज का रुख कर रहे हैं। क्यों? ये शहर का हर नौजवान पूछ रहा है। आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि आने वाले वक्त में तमाम तर जगहों पर जहां जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, तमाम उम्मीदवारों पे हमारी कोशिश होगी कि नौजवान हो, और बिलखुसूस पढ़ा लिखा नौजवान हो। किसी भी माशरे का पढ़ा लिखा नौजवान अगर कहीं चुन कर जाएगा, खास तौर से कॉरपोरेशन में, तो वो अपनी बात सही ढंग से रख सकेगा। वो इसलिए कि आगे एसआईआर आ रहा है, पता है ना आपको? सीए, एनआरसी जैसे गलत कवानीन आ रहे हैं। अगर नुमाइंदा पढ़ा लिखा होगा तो ताकत से आपके मसाइल रखेगा, आपके मसाइल पर बात करेगा। जाहिल रहेंगे ऐसे नारा लगाने वाले फालतू लोग, तो यकीन जानिए आपको और ज्यादा खड्डे में डालेंगे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों से, आगे वक्त आएगा और बातें होगी, वक्त कम है। मैं आखिरी में आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि बेदार हो जाइए सियासी तौर से। कोई भी आज जो है, जैसे हालात पूरे मुल्क में, बिलखुसूस हमारे शहर के हैं, आप देख लीजिए, हर मामले में जगह जगह पर गड्ढे हैं, पूरा शहर धूल का शिकार है। अंडरग्राउंड के नाम पर पूरे शहर को खोद कर रख दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उस पर अपनी बात ताकत से नहीं रखने वाला है। आप देखिए, अल अजीज हॉस्पिटल के पास एक नौजवान का पंजा निकल गया, उसके बाद अंडरग्राउंड के काम चालू में एक हाफिज, मेरे ख्याल से उसका इंतकाल हो गया। एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला इन्होंने। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने अंदर सियासी शऊर को बेदार करें। आप अगर सियासी तौर से बेदार होंगे तो सही गलत, सच और झूठ का फैसला खुद कर लेंगे। किसी को समझाने की और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, ये जो नारे इलेक्शन के वक्त लगाए गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे यार, हमारा रिश्ता इस्लाम का और ईमान का रिश्ता है ना, इसमें कोई शक है क्या किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान और हमको फक्र है इसके ऊपर। ऐसे नारों से सिर्फ कान खुश किए जा सकते, काम बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सियासी तौर से बेदार हो जाइए और अपने बेहतर मुस्तकबिल की जमानत आप खुद बन जाइए। समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। यहाँ पढ़े लिखे डेरिंगबाज लोग हैं, बुज़दिल और डरपोक लोग नहीं है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।